गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम गोयनका। आज हम एमए फाइनल इकोनॉमिक्स में ऑप्शनल पेपर इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वित्तीय क्षेत्र से हमारा क्या अभिप्राय है, यानी कि व्हाट इज फाइनेंशियल सेक्टर एंड व्हाट आर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र के सुधार क्या हैं। वित्तीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के उस हिस्से को बताता है जिसमें वे फर्म और संस्थान शामिल होते हैं जिनके पास वाणिज्यिक और खुदरा क्षेत्र के ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। वित्तीय क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, निवेश कोष, मुद्रा बाजार, बीमा और पेंशन कंपनियां और अचल संपत्ति आदि शामिल हो सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है, जो वित्तीय संसाधनों को जुटाने और वितरण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार बैंकिंग प्रणाली, पूंजी बाजार, सरकारी ऋण बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार आदि में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हैं। घरों की बचतों को एकत्रित करने के लिए और उत्पादक क्षेत्रों में उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल वित्तीय क्षेत्र आवश्यक होता है। 1991 से पहले भारतीय वित्तीय क्षेत्र कई कमियों एवं अभावों से पीड़ित था, जिसने परिचालन की गुणवत्ता और दक्षता को कम कर दिया था। इसलिए उस समय वित्तीय क्षेत्रों में सुधार आवश्यक हो गया था। भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के क्या कारण रहे हैं, यानी कि रीजंस फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। कुछ कारणों से भारत ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को प्रारंभ किया गया, जो इस प्रकार से हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत को औपनिवेशिक विरासत के कारण विभिन्न अभाव और समस्याएं मिली। देश सामाजिक के साथ साथ आर्थिक मामलों में भी पिछड़ रहा था। तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने महलनोबिस मॉडल के आधार पर नियोजित अर्थव्यवस्था की प्रणाली को अपनाया। इस मॉडल ने 80 के दशक के मध्य और 90 के दशक की शुरुआत में अपनी सीमाओं को दिखाना शुरू कर दिया था। सरकार ने आर्थिक विकास के लिए राजकोषीय सक्रियता यानी कि फिस्कल एक्टिविज्म की रणनीति को अपनाया और सार्वजनिक व्यय की राशि बड़ी रियायती दरों पर भारी उधार द्वारा फाइनेंस की गई। यह नीति भारत में तुलनात्मक रूप से कमजोर और अविकसित वित्तीय बाजारों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार रही। नेक्स्ट जो कारण रहा वो था राजकोषीय सक्रियता यानी कि फिस्कल एक्टिविज्म की नीति के कारण राजकोषीय घाटा साल दर साल बढ़ता चला गया और राजकोषीय घाटे के स्वतः विमुद्रीकरण की नीति ने मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और अर्थव्यवस्था पर अन्य नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर दिए थे। नेक्स्ट रीजन जो था वो था भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने सरकार को बैंकों पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय क्षेत्र में बाजार शक्तियों की भूमिका सीमित हो गई थी। अगला कारण था कि विकास की दर 1980 के पहले लगभग 3.5% प्रति वर्ष के आसपास रही थी और 1980 के दशक के मध्य में यह लगभग 5% तक पहुंच गई थी, परंतु फिर भी यह विकास की दर देश की आर्थिक और वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए अपर्याप्त साबित हो रही थी। अन्य जो कारण था वो यह था कि बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और व्यावसायिकता की कमी और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि एनपीएस की वृद्धि के लिए लाल फीताशाही का मुद्दा काफी जिम्मेदार बन गया था। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में उचित विनियमन का अपर्याप्त स्तर भी एक मुद्दा था। वित्तीय प्रणाली और उनकी संस्थागत संरचनाओं में उपयोग की जाने वाली तकनीकें काफी पुरानी थी। नेक्स्ट, 1991 तक भारत कई आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा था।
मध्य पूर्व में युद्ध यानी कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा था, और इसके साथ साथ यूएसएसआर का पतन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल रहा था। भारत भुगतान संतुलन के संकट का सामना कर रहा था और सुधार अब अत्यंत आवश्यक हो गए थे, अपरिहार्य हो गए थे। अब हम देखेंगे कि भारत ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई, यानी कि द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय इंडिया फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। भारत ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए जो रणनीति अपनाई गई थी, उसकी प्रमुख बातें निम्न प्रकार से थी। वित्तीय सुधारों को शुरू करने के लिए भारत ने शॉक थेरेपी के बजाय क्रमिक सुधारों का रास्ता अपनाया। भारत ने वित्तीय क्षेत्र की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था। इसके अतिरिक्त भारत ने एक ही समय में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम एक्टिविटीज यानी कि जो चल रही थी, प्रक्रियाएं चल रही थी इंटरनेशनल लेवल पर, उनको शामिल किया और इसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किया। पहली पीढ़ी के सुधारों का उद्देश्य यानी कि फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का उद्देश्य कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ काम करने के लिए लचीलापन सुनिश्चित करके एक कुशल और लाभदायक वित्तीय क्षेत्र बनाना रहा, और संरचनात्मक सुधार के माध्यम से वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए दूसरी पीढ़ी के सुधारों को शामिल किया गया, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स को शामिल किया गया। नेक्स्ट, भारत ने उदारीकरण के लिए सर्वसम्मति से संचालित दृष्टिकोण की नीति को अपनाया, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक था। अब है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधार। इसके लिए नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट को समझना आवश्यक है, जो 1991 में आई थी। नरसिम्हन समिति की स्थापना अगस्त 1991 में पूंजी बाजार और बैंकिंग क्षेत्र सहित भारत के वित्तीय क्षेत्र के बारे में व्यापक सिफारिशें देने के लिए की गई थी। समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं। सर्वप्रथम जो सिफारिश थी वो थी CRR यानी कि नकद आरक्षित अनुपात और SLR यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात को कम करना। समिति ने एक निश्चित अवधि में CRR को और SLR को घटाने की सिफारिश की। दूसरी जो सिफारिश थी वो प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों के संदर्भ में थी। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण को कुछ सीमाएं निर्धारित की गई। समिति ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र की परिभाषा में अब सीमांत किसानों, छोटे व्यवसायों, कुटीर उद्योगों आदि को भी शामिल करने की सिफारिश की। समिति ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण के लिए कम से कम 10% क्रेडिट तय करने की सिफारिश की। ब्याज की दरों की छूट के बारे में समिति की सिफारिश थी कि बैंकों द्वारा ब्याज की दरों को कम किया जाए। ग्राहकों के लिए स्वयं ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए बैंकों को अब स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक हो गया था। इसके अतिरिक्त नरसिम्हन समिति ने NPAs यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों आदि के ऋण की वसूली के लिए ट्रिब्यूनल्स यानी कि न्यायाधिकरणों की स्थापना करने की भी सिफारिश की। इसे परिसंपत्ति गुणवत्ता वर्गीकरण यानी कि एसेट क्वालिटी क्लासिफिकेशन के बारे में भी अपनी सिफारिशें दी। नेक्स्ट, समिति ने बैंकिंग प्रणाली में नए निजी बैंकों के प्रवेश की भी सिफारिश की। भारत में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंतर्गत अनेक प्रकार के सुधार किए गए, जिसमें सर्वप्रथम हम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार किए गए थे वो इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम CRR और SLR में परिवर्तन। सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक था नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR और वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR में कमी करना। इन दोनों को काफी हद तक अब घटा दिया गया है। SLR और CRR में की गई कमी से बैंकों को अब कृषि, उद्योग और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को ऋण देने के लिए अधिक वित्तीय संसाधन प्राप्त
हो गए हैं। नेक्स्ट जो सुधार बैंकिंग क्षेत्र में किया गया था वो था प्रशासित ब्याज की दरों में बदलाव। पहले प्रशासित ब्याज की दर संरचना की एक प्रणाली थी जिसमें आरबीआई बैंकों द्वारा कितनी ब्याज की दरें ली जाएंगी इसका फैसला करता था, और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना होता था। इस प्रणाली को अब समाप्त कर दिया गया है और आरबीआई अब बैंकों द्वारा भुगतान की गई जमा राशि पर ब्याज की दर तय नहीं करता है, यानी कि अब आरबीआई यह निश्चित नहीं करता है कि बैंक जमा राशि पर कितनी ब्याज की दर प्रदान करेंगे। हालांकि आरबीआई 2 लाख रुपए तक के छोटे ऋणों पर ब्याज को नियंत्रित करता है, जिस पर ब्याज की दर प्रधान ऋण दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बैंकिंग क्षेत्र सुधार रहा वह था पूंजी पर्याप्तता अनुपात के बारे में नियम। पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्रदत्त पूंजी का बैंकों की जमा राशियों के साथ अनुपात होता है। भारतीय बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नहीं था और इस संदर्भ में कुछ नियम निर्धारित किए गए कि उन्हें 8% की पूंजी पर्याप्तता प्राप्त करनी होगी। भारतीय बैंकों को यह लक्ष्य 31 मार्च 1994 तक प्राप्त करना था, जबकि विदेशी बैंकों को 31 मार्च 1993 तक यह मानदंड हासिल करना था। अब वर्तमान में बेसिल 3 मानदंड इस संदर्भ में लागू हो गए हैं। नेक्स्ट जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म था वो था निजी क्षेत्र के बैंकों को अनुमति प्रदान करना, उनको अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि निजी क्षेत्र के बैंकों को कार्य करने की अनुमति प्रदान करना। वित्तीय सुधारों के बाद निजी क्षेत्र के बैंकों को बहुत प्रोत्साहन दिया गया और भारत में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, कॉरपोरेशन बैंक आदि की स्थापना की गई। इससे भारतीय मुद्रा बाजार में बहुत आवश्यक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई जो इसकी दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक थी। विदेशी बैंकों को भी भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई और बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि कई विदेशी बैंकों ने भारत में अपनी शाखाएं खोली और विदेशी बैंकों को निम्नलिखित 3 चैनलों का उपयोग करके भारत में काम करने की अनुमति दी गई, जो कि इस प्रकार हैं। ये 3 चैनल इस प्रकार से हैं। पहला था कि विदेशी बैंक शाखाओं के रूप में भारत में कार्य कर सकते हैं, यानी कि भारत में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। दूसरा जो तरीका था, चैनल था, वो था विदेशी बैंक के सहायक के रूप में, जो विदेशी बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाला है, यानी कि वो विदेशी बैंक के एक सहायक के रूप में यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो चैनल था कि वे 74% के अधिकतम विदेशी निवेश के भीतर एक विदेशी बैंक की सहायक कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विदेशी बैंकों को भी भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। अगला जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म था वो था गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि एनपीएस से संबंधित सुधार। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि एनपीएस वे ऋण होते हैं जिन पर ऋण किश्तों का भुगतान 90 दिनों तक नहीं किया गया है। आरबीआई ने मान्यता मापदंड शुरू किया। इस मानक के अनुसार यदि अंतिम तिथि के बाद बैंक की संपत्ति पर 2 तिमाहियों में भी आय प्राप्त नहीं होती है तो आय को मान्यता नहीं दी जाती है। खराब ऋण की वसूली लोक अदालतों, सिविल अदालतों, ट्रिब्यूनलों आदि के माध्यम से सुनिश्चित की गई और खराब ऋणों की समस्या से निपटने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित यानी कि SARFAESI इस अधिनियम को लाया गया। यह नियम था वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, यानी कि SARFAESI ये अधिनियम लाया गया। अगला जो वित्तीय क्षेत्र सुधार था वो था प्रत्यक्ष या चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रणों का उन्मूलन। जो आरबीआई इन क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स को काम में लेता था, इनको खत्म किया गया। पहले चयनात्मक या प्रत्यक्ष ऋण नियंत्रण प्रणाली के तहत आरबीआई ने संवेदनशील वस्तुओं के स्टॉक के खिलाफ व्यापारियों को और स्टॉक ब्रोकर को ऋण प्रदान करने के लिए मार्जिन में परिवर्तन की प्रणाली का उपयोग करके ऋण आपूर्ति को नियंत्रित किया था। प्रत्यक्ष ऋण नियंत्रण की इस प्रणाली को अब समाप्त कर दिया गया और बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने की अब अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। और अंतिम
फाइनेंशियल अंतिम वित्तीय क्षेत्र सुधार बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो था, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अंतर्गत बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स अंतिम यह था वित्तीय समावेशन के लिए माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देना, यानी कि प्रमोशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा माइक्रो फाइनेंस योजना शुरू की गई थी और आरबीआई ने इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए थे। माइक्रो फाइनेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मॉडल सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम रहा है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये थे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंतर्गत सरकारी ऋण बाजार के अंतर्गत जो सुधार किए गए वे इस प्रकार से हैं, यानी कि रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट डेब्ट मार्केट। गवर्नमेंट डेब्ट मार्केट में जो सुधार किए गए वो इस प्रकार से हैं। सरकार के राजकोषीय घाटे के स्वचालित विमुद्रीकरण की नीति को 1997 में सरकार और आरबीआई के बीच एक समझौते के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब सरकार सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी के माध्यम से बाजार से पैसा उधार लेती है। दूसरा सुधार इस क्षेत्र में रहा कि सरकार बाजार निर्धारित ब्याज की दरों पर अब पैसा उधार लेती है, जिससे कि सरकार को अपने वित्तीय घाटे के बारे में सतर्क रहने को यह मजबूर करती है। नेक्स्ट, सरकार ने तरलता सुनिश्चित करने और अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और बेंचमार्किंग के लिए 91 दिनों के लिए एक ट्रेजरी बिल शुरू किए ताकि वो अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके। नेक्स्ट सुधार था विदेशी संस्थागत निवेशकों को अब अपने फंड को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त सरकार ने प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक वितरण बनाम भुगतान निपटान यानी कि डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सेटलमेंट्स की एक प्रणाली शुरू की। और नेक्स्ट, रेपो की प्रणाली को अल्पकालिक चल निधि समायोजन की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट से निपटने के लिए शुरू किया गया, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट्स से निपटने के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एडजस्टमेंट्स होते हैं, उनसे निपटने के लिए रेपो की प्रणाली को शुरू किया गया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में रेगुलेटर्स की भूमिका को महत्व दिया गया और रेगुलेटर्स को निम्न भूमिकाएं प्रदान की गई, नियामकों को निम्न भूमिकाएं प्रदान की गई। इसके अंतर्गत नियामक की भूमिका को महत्व दिया गया और आरबीआई अब निर्णय लेने के लिए अधिक स्वतंत्र हो गई। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आरबीआई को अधिक परिचालन स्वायत्तता प्रदान की गई, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी प्रदान की गई। सेबी यानी कि द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत के प्रतिभूति बाजार के संबंध में या उसके प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन गया। इसके अलावा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण बीमा क्षेत्र में सुधार शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान बना। इसकी जिम्मेदारियों में आता है कि भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन करना और पर्यवेक्षण करना। विदेशी विनिमय बाजार में या विदेशी मुद्रा बाजार में जो सुधार किए गए यानी कि रिफॉर्म्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वो कुछ इस प्रकार से थे। 1950 के दशक से भारत में एक अत्यंत नियंत्रित विदेशी मुद्रा बाजार था और विदेशी मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक को बहुत ही जटिल तरीके से उपलब्ध कराई गई थी और विदेशी मुद्रा बाजार के लिए सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए जो कि इस प्रकार से थे। 1993 में भारत बाजार आधारित विनिमय दरों की ओर बढ़ा और अब चालू खाता परिवर्तनीयता की अनुमति भी उसे दी गई। भारत में वाणिज्यिक बैंकों को विदेशी मुद्रा में परिचालन करने की भी अनुमति दी गई। नेक्स्ट रिफॉर्म था रुपया विदेशी मुद्रा स्वैप बाजार विकसित किया गया। रुपया विदेशी मुद्रा स्वैप बाजार, द रुपी फॉरेन करेंसी स्वैप मार्केट विकसित किया गया। नए खिलाड़ियों को अब इस बाजार में प्रवेश करने और कुछ सीमाओं के अधीन विदेशी मुद्रा का विनिमय करने की, लेनदेन करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट, रुपया विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलरों को अब कुछ सीमाओं और नियमों के अधीन
व्यापारिक पदों को शुरू करने, उधार लेने और विदेशी बाजारों में निवेश करने जैसी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम 1973 में जो एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था, उसको अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के द्वारा बदल दिया गया, ताकि विदेशी विनिमय बाजारों को यानी कि विनिमय बाजारों को अब अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जा सके, एक्सचेंज मार्केट को अब फ्रीडम ज्यादा मिल सके। और अंतिम सुधार विदेशी मुद्रा बाजार के क्षेत्र में जो किया गया वो था विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों को कुछ नियमों और सीमाओं के अधीन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव अनुबंधों के तहत व्यापार करने की अनुमति दी गई। तो जिन नियमों के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों और नॉन रेजिडेंट इंडियंस को व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, वह था एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके तहत उन लोगों को भी व्यापार करने की अनुमति दी गई। इन सुधारों के अतिरिक्त कुछ अन्य सुधार और फाइनेंशियल सेक्टर में किए गए थे, जो इस प्रकार से हैं, यानी कि अदर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें जो सुधार आते हैं उनमें सर्वप्रथम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उनकी उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन के अधीन लाया गया। अन्य कई मध्यस्थों को वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की देखरेख में भी लगाया गया। नेक्स्ट, 1992 में यूटीआई का एकाधिकार समाप्त हो गया और निजी क्षेत्र के लिए अब म्यूचुअल फंड को खोल दिया गया। म्यूचुअल फंड उद्योग अब सेबी म्यूचुअल फंड नियमों 1996 और इसके अंतर्गत किए गए संशोधनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट सुधार था 1992 में सभी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए भारतीय पूंजी बाजार को खोल दिया गया। और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1994 में स्थापित किया गया और बाद में 1995 में इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम देखें कि जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से तथा जो वित्तीय क्षेत्र के सुधार रहे हैं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का आकलन। इनसे भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले, काफी इंप्रूवमेंट इंडियन इकोनॉमी के और उसके फंक्शनिंग में आया है। वित्तीय सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन और स्थिरता बढ़ी है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर लगभग 3.5% से बढ़कर वर्तमान में 8-9% के आसपास आ गई है। देश 1977 से 1998 के एशियाई आर्थिक संकट, तात्कालिक जो प्रभाव वो था कि 1997 से 1998 के एशियाई आर्थिक संकट और हाल के वैश्विक सब प्राइम संकट से उबरने में सक्षम रहा है, निपटने में सक्षम रहा है। इस संकट ने दुनिया की बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित किया है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अतिरिक्त इन सुधारों से बैंकिंग क्षेत्र और बीमा क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के प्रवेश ने बैंकिंग क्षेत्र में बहुत आवश्यक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की। इससे बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता और क्षमता में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त बीमा क्षेत्र भी समय के साथ बदल गया है भारत में। इन सभी ने ग्राहक को अनेक विकल्पों के साथ लाभान्वित किया है, यानी कि अब ग्राहकों के पास अनेक विकल्प हैं बीमा क्षेत्र में भी। स्टॉक एक्सचेंजों के संबंध में भारत में वृद्धि और स्थिरता देखी गई है और इसने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रचलनों को अपनाया है, यानी कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अब भारत में स्टॉक एक्सचेंजेस के फंक्शन में देखी जा सकती हैं। आरबीआई ने भारत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विकास और संचालन को प्रभावी रूप से विनियमित और प्रबंधित किया है। नेक्स्ट जो सुधार देखने को मिला है वो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार के बाद भारत में बजट प्रबंधन, राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण की स्थिति में सुधार हुआ है। देश अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के भविष्य के सुधारों के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि
हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी मुद्दों को अभी हल नहीं किया जा सका है। सामाजिक क्षेत्र के जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की गुणवत्ता, महिलाओं का सशक्तिकरण आदि का प्रावधान अभी आर्थिक वृद्धि के अनुरूप नहीं हो सका है। इसके अलावा बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में जो हालिया वृद्धि हुई है, अर्थव्यवस्था में निवेश की धीमी वृद्धि की दर रही है और बेरोजगारी की दरों में जो वृद्धि हुई है, गरीबी की ऊंची दरें, कृषि क्षेत्र में बहुत कम विकास की दर आदि अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको हल करने के लिए बहुत अधिक ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। उनको बहुत इफेक्टिवली रेगुलेटेड और मैनेज किए जाने की आवश्यकता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहा है। हालांकि आर्थिक विकास को बनाए रखने और इसे समाज के सभी वर्गों को इसमें शामिल करने के लिए इन सुधारों को लगातार जारी रखने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के समाधान के लिए दिवालियापन और दिवाला संहिता शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अनिश्चितकालीन रणनीति, भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए माल और सेवा कर और लाल फीताशाही को दूर करने और पारदर्शिता लाने के लिए एकल खिड़की निकासी, स्टार्टअप इंडिया योजना और देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना आदि। भारत विश्व बैंक का कारोबार करने में आसानी से टॉप 100 में पहुंच गया है, लेकिन आर्थिक विकास की दर को बनाए रखने और इसे बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। थैंक यू।